हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी का दूसरा भाग। अजीब पहेली। अजय बड़बड़ाया, फिर नीलम की ओर पलट गया। ये सब क्या है नीलम? इस आदमी के आने से करीब 20 मिनट पहले तुम्हारे लिए एक फ़ोन कॉल आई थी, नीलम ने कहा। फ़ोनकर्ता ने अपना नाम मेघराज सक्सेना बताते हुए कहा था कि वो फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता था। फिर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट करा दिया। अजय के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। मेघराज सक्सेना? वह एक उंगली से यूं माथा ठकठकाता हुआ बोला मानो दिमाग के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। फिर अचानक मानो उसे याद आ गया था। इस अंदाज में चौंकता सा बोला, हे भगवान, क्या ये वाकई मेघराज सक्सेना है? और तेजी से चलकर एक बार फिर लाश के ऊपर झुककर गौर से उसे देखने लगा। नाटक मत करो, तिवारी बोला। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। मैं भी जानता हूँ कि आपके वहम को दूर कर पाना नामुमकिन है, अजय पलटकर बोला। इसलिए इस बारे में कोई सफाई मैं नहीं दूंगा। रविशंकर ने अजय को घूरा। ये मेघराज सक्सेना कौन था? उसने पूछा। कहाँ रहता था, क्या करता था? इस नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को मैं सरसरी तौर पर जानता था, अजय ने जवाब दिया। करीब 8 साल पहले विशालगढ़ में उससे मेरी मुलाकात हुई थी। बाद में मैंने सुना था कि वह अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें खूब ठगा करता था। ये नई बात नहीं है, प्राइवेट डिटेक्टिव आमतौर पर ऐसे ही करते हैं, रविशंकर ने लापरवाही से कहकर पूछा। फर्श पर पड़ी यह लाश उसी मेघराज सक्सेना की है? मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता रवि, अजय हिचकिचाता सा बोला। करीब 8 साल के बाद आज मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ, और सरसरी तौर पर जानने वाले किसी आदमी की इतने अरसे बाद सही शिनाख्त कर पाना कम से कम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। ये मेघराज सक्सेना की ही लाश है, तिवारी ने कहा। इसकी जेबों से प्राइवेट डिटेक्टिव का आइडेंटिटी कार्ड और जो दूसरे कागजात मिले हैं उनसे इसकी शिनाख्त हो गई है। फिर अजय की ओर देखा। मैं जानना चाहता हूँ, और आईबी वाले भी जानना चाहेंगे कि मेघराज सक्सेना आज शाम तुमसे मिलने के लिए क्यों इस कदर मरा जा रहा था कि इस चक्कर में अपनी जान तक गंवा बैठा। आपके इस सवाल का जवाब खुद मेघराज ही दे सकता था, अजय ने कहा, और वह बेचारा मर चुका है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तिवारी गुर्रा कर बोला। अजय ने एक सोफ़ा चेयर पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी फिंगरप्रिंट्स वालों ने अपना काम खत्म हो जाने की सूचना रविशंकर को दी। रविशंकर ने अपने मातहत एसआई को लाश उठाने का आदेश दे दिया। उन सब लोगों के चले जाने तथा लाश उठवा दी जाने के बाद रविशंकर और तिवारी अजय के सामने सोफे पर बैठ गए। तिवारी के चेहरे पर खींच भरे भाव थे। जाहिर था कि रविशंकर का अजय के प्रति नर्म रुख उसे कतई पसंद नहीं आ रहा था। मेघराज तुमसे किस लिए मिलना चाहता था? उसने अजय को घूरते हुए पूछा। कह तो चुका हूँ, अजय शुष्क स्वर में बोला। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो, मगर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। अब तुम ही फैसला करो रवि, अजय ने कहा। अगर कोई ऐसा आदमी जिसकी मैंने 8 साल से न तो सूरत देखी और ना ही जिसके बारे में और कोई खबर मुझे मिली, अचानक मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो गया था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मुझसे मिलने के लिए आते वक्त रास्ते में उसे किसी ने शूट कर दिया और फिर मेरे घर में कदम रखते उसने दम तोड़ दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता था? लेकिन क्यों? तिवारी ने पूछा। मेरा मतलब है, अगर असल में ऐसा ही था जैसा कि तुम बता रहे हो, तो फिर उसे तुम्हारे पास पहुंचने क्यों नहीं दिया गया? वह कौन था जिसने उसे तुम तक पहुंचने से रोकने की कामयाब कोशिश की? और उस कौन के लिए ऐसी कोशिश करना क्यों ज़रूरी था? इस क्यों और कौन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पता लगाना ज़रूर चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तिवारी गुर्रा कर बोला। जानबूझकर खुद को अनजान जाहिर कर रहे हो। अजय को तिवारी की इस बेकार की जिद पर गुस्सा आने लगा था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ही बता दीजिए कि सच क्या है। सच्चाई यह है कि तुम मेघराज के साथ मिलकर कोई तगड़ा चक्कर चला रहे थे। कैसा चक्कर? ये अभी मैं नहीं जानता, लेकिन जल्दी पता लगा लूँगा। आप कुछ पता नहीं लगा पाएंगे, और इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई चक्कर था ही नहीं, अजय ने कहा। फिर तिवारी को नज़रअंदाज करके रविशंकर से बोला, असलियत क्या है मैं बता चुका हूँ रवि, और अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेघराज क्यों मुझसे मिलना चाहता था, और उसे क्यों और किसने मुझ तक पहुँचने से पहले रास्ते में ही ठिकाने लगा दिया। जाती तौर पर मैं उसे अपनी तौहीन समझता हूँ कि मुझसे मिलने आने वाले किसी आदमी को रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए। रविशंकर ने प्रश्नात्मक निगाहों से उसे घूरा। तो मुझसे क्या चाहते हो? क्या फ़िलहाल इस बात को प्रेस से छुपा कर रखा जा सकता है? अजय हिचकिचाता सा बोला। रविशंकर के चेहरे पर असमंजसता पूर्ण भाव आ गए। अजीब बात है, खुद एक प्रेस रिपोर्टर होते हुए तुम प्रेस से इस बात को छुपाने की सलाह मुझे दे रहे हो।
हाँ, अपने तौर पर मैं भी पता लगाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि इस बात का प्रचार हो जाने से मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। तुम क्या पता लगाना चाहते हो? मेघराज की हत्या की वजह क्या थी और उसका हत्यारा कौन था? और इस बात के खुलने से इस काम में क्या दिक्कत आएगी? दरअसल मेघराज के हत्यारे को मैं इस भ्रम में डालना चाहता हूँ कि मेघराज जब यहाँ पहुँचा तो वह न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसने मरने से पहले मुझे कुछ बताया भी था, ताकि हत्यारा खुद या उसका कोई साथी तुम्हारे पास ये जानने के लिए आए कि मरने से पहले मेघराज ने तुमसे क्या कहा था। हाँ, अजय ने कहा। मैं जानता हूँ ऐसा करना खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा और कोई आसान तरीका नहीं है। मैं देखूंगा कि इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, तिवारी उसकी बात काट कर बोला। क्यों? अजय ने जानना चाहा। इसलिए नहीं कि ये कांड तुम जैसे 30 मार्का के फ्लैट में हुआ, तिवारी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, बल्कि इसलिए कि जब मैं यहाँ आया था तो एक लोकल पेपर का, जो कि शाम को निकलता है, रिपोर्टर मेरे साथ था और तुम्हारे आने से पहले ही वह इस मामले की फर्स्ट हैंड जानकारी लेकर चला गया था। अब तक तो यह समाचार मुख्य पृष्ठ पर छप भी चुका होगा, आपकी फ़ोटो और सुर्खियों में आपके नाम के साथ। अजय ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। आपका भी जवाब नहीं है तिवारी साहब। और 5-7 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सस्ती पब्लिसिटी पाने का कोई मौका आप भी अभी भी आप नहीं छोड़ते। बको मत, तिवारी खालिस पुलिसिया लहजे में बोला। पुलिस के कामों में खामी निकालते रहना और हर हालत में हमें ही कसूरवार ठहराना तुम प्रेस वालों की आदत बन चुकी है, और आपने मुझसे खुंदक खाते रहने की वजह से खामखा मुझ पर चढ़ दौड़ने को अपनी आदत बना ली है। ज़रा सा मौका पाते या मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर बैठते। जिस मामले में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, आईने की तरह साफ होने के बावजूद आपको ढेरों नुक्स उसमें नजर आने लगते हैं। बेकार की बातें मत करो, तिवारी क्रोधित स्वर में बोला। इस बार जिस मामले में तुम फंसे हो वो सिर्फ स्थानीय पुलिस का मामला नहीं है, आईबी का भी बड़ा पूरा दखल है इसमें। आजकल आतंकवाद, ड्रग स्मगलिंग, पाकिस्तान द्वारा स्पाइंग, चीन द्वारा घुसपैठ वगैरह की बड़े पैमाने पर जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे तुम भी बखूबी वाकिफ़ हो। जाहिर है तुम्हारा दोस्त मेघराज ऐसी किसी चक्कर में था, इसलिए आई भी उसमें दिलचस्पी ले रही। बेहतर होगा कि उसके बारे में जो तुम जानते हो वह हमें बता दो। यानी अब आईबी वालों को भी मेरे पीछे लगाना चाहते हैं, अजय शुद्ध स्वर में बोला। अगर ऐसा है तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। जब वे लोग आपके पास आएँ तो उन्हें साथ लेकर यहाँ जाना। फिर तनिक रुक कर कहा, और अब अगर आप कोई चार्ज लगाकर मुझे हिरासत में लेना चाहते हो तो ठीक है, वरना मेहरबानी कर यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। तिवारी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। वह आगने नेत्रों से अजय को घूर रहा था। तिवारी साहब, ये आईबी का क्या किस्सा है? रविशंकर ने पूछा। उसके स्वर में असमंजता का पुट था। हमें इंटेलिजेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल मिस्टर P.A. सुब्रमण्यम का अर्जेंट टेलीग्राम मिला। तिवारी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ सा बेमन से बोला। उन्हें मेघराज सक्सेना की किसी बेहद संगीन मामले में पूछताछ के लिए ज़रूरत थी, और हमें आदेश दिया गया था कि उसे ढूंढकर अपनी कस्टडी में ले लिया जाए। आईबी का एक स्पेशल ऑफिसर इसी सिलसिले में दिल्ली से आ रहा है। रविशंकर की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसे किसी टेलीग्राम की जानकारी मुझे तो है नहीं, वह हिचकिचाता सा बोला। तिवारी ने यूं उसे देखा मानो कोई बड़ी ही बेवकूफ़ाना बात उसने कह दी थी। पुलिस हेडक्वार्टर किसी देहात की पुलिस चौकी नहीं है कि वहाँ होने वाली हर एक बात की जानकारी तुम्हें हुई। बात बिल्कुल सही थी। रविशंकर को मानना पड़ा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में होने वाले प्रत्येक गतिविधि का हर एक ऑफिसर को पता चलना नामुमकिन था। आमतौर पर प्रत्येक बात संबंधित अधिकारी तक ही सीमित रहती थी, विशेषतया ऐसे मामले जिनमें आईबी, सीबीआई, सीआईडी वगैरह का दखल होता था। उनमें तो अत्यंत गोपनीयता बढ़ती जाती है। अगर ऐसी बात है तो स्थिति वास्तव में गंभीर है, वह विचारपूर्वक बोला। बात कैसी है, स्थिति कितनी गंभीर है, मैं नहीं जानता रवि, अजय ठोस स्वर में बोला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 8 साल पहले विशालगढ़ में मेघराज सक्सेना से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैंने उसे तभी देखा था जब वह यहाँ मरा पड़ा था। 8 साल के इस वक्फे में उससे मिलना तो दूर रहा, मैंने उसके बारे में सुना तक नहीं था। अलबत्ता आज मेरी गैर मौजूदगी में बकौल नीलम उसका फ़ोन ज़रूर आया था। वह मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन वह क्यों मुझसे मिलना चाहता था या कौन उसे मुझसे नहीं मिलने देना चाहता था, इस बारे में मैं कतई कुछ नहीं जानता। रविशंकर उसे गौर से देख रहा था। क्या तुमने वाकई भी सच्चाई बयान की है? उसने पूछा। हाँ, अजय ने बेहिचक जवाब दिया। जानबूझकर कुछ भी नहीं छिपाया? नहीं। अच्छी तरह याद कर लो, शायद कुछ बताना भूल गए हो। मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि जितना जानता था सब बता दिया। देखो अजय, इस मामले में तुम्हारा ज़रा भी चालाकी करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, रविशंकर नसीहत देने जैसे अंदाज में गंभीरतापूर्वक बोला, क्योंकि ये मामला सही मायने में स्थानीय पुलिस का नौकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। सलाह देने के लिए बहुत धन्यवाद रवि, अजय ने कहा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े। फिर तिवारी की ओर देखता हुआ बोला, और अगर किसी तरह की झूठी तहमत लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की गई तो उससे भी मैं निपट लूँगा। तुमने इस बारे में जो बताया है, रविशंकर ने पूछा, उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो? नहीं। श्योर? क्वाइट श्योर। रविशंकर गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। आइए तिवारी साहब, वह बोला, यहाँ रहकर वक्त ज़ाया करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। तिवारी ने आखिरी दफ़ा जलती निगाहों से अजय को घूरा, फिर बेमन से उठा और रविशंकर के साथ बाहर निकल गया। अजय दरवाज़ा बंद करके नीलम की ओर पलटा। नीलम परेशान और सहमी सी बैठी थी। तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो अजय, वह आशंकित स्वर में बोली। कैसे? इसलिए कि यह स्थानीय पुलिस का मामला न होकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। अजय हंसा। मैं बड़ी गलत घड़ी में पैदा हुआ था, इसलिए गलती करते रहने की लाइलाज बीमारी मुझे है। उसने कहा, आओ बेडरूम में चलते हैं। नीलम हड़बड़ा गई। क्या? किस लिए? अजय मुस्कुराया। मैं विशालगढ़ फ़ोन करना चाहता हूँ, उसने कहा। फिर शरारती लहजे में बोला, घबराओ मत, कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है मेरा। अगर कोई और होता तो इतनी बात पर नीलम ने बुरी तरह भड़क जाना था, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह आ पहुंची लाश और मृतक में आईवी की दिलचस्पी ने उसे हिलाकर रख दिया था। ऊपर से अजय के इस गंभीर मामले में भी खुरापाती व्यवहार से उसे लग रहा था कि कोई भारी अनिष्ट होने वाला था, इसलिए वह कड़ी निगाहों से उसे घूरती हुई खड़ी हो गई। दोनों बेडरूम में पहुंचे। अजय विराटनगर और विशालगढ़ के बीच एसटीडी सुविधा का लाभ उठाते हुए फ़ोन पर ठंडर के स्थानीय संवाददाता हरीश भार्गव का नंबर डायल करने लगा। करीब 8 मिनट की कोशिश के बाद संबंध स्थापित होने पर हरीश का स्वर लाइन पर उभरा। हेलो हरीश, अजय अपना परिचय देने के बाद बोला, तो मैं 2-3 काम सौंप रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके ये काम तुम्हें करने हैं। यस, आई मीन टॉप प्रायोरिटी। कागज़ पेंसिल उठाओ और नोट कर लो। नंबर 1, मेघराज सक्सेना। यह आदमी विशालगढ़ में घटिया किस्म का जासूस हुआ करता था। आजकल किसी काम से विराटनगर आया हुआ था। तुम्हें पता लगाना है कि वह किस काम से यहाँ है। उसका यहाँ पता क्या है? इसके अलावा और भी कोई खास बात जो पता लग सके। नंबर 2, पीटर डिसूजा नाम के एक आदमी के बारे में पता लगाओ। वह जराइम पेशा बताया जाता है। किसी संगीन जुर्म में लंबी सज़ा काट रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले जेल से भाग गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल पीटर डिसूजा कहाँ है। क्या वह शादीशुदा है? अगर हाँ, तो उसकी शादी कब, कहाँ और किससे हुई थी? हुलिये समेत उसकी पत्नी के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी तुम्हें हासिल करनी है। नंबर 3, विजय मोहन। यह दौलतमंद आदमी बताया जाता है। उसका अपनी पत्नी से तलाक का मामला अदालत में पेंडिंग पड़ा है। इस आदमी के बारे में अधिकतम जानकारी के साथ तलाक संबंधी तथ्यों की मालूमात तुम्हें हासिल करनी है। ख़ासतौर पर यह कि क्या तलाक के इस मामले में कोई दूसरी औरत भी इन्वॉल्व है? अगर है तो वह कौन है, कहाँ है? उस दूसरी औरत के बारे में अधिकतम जानकारी। विजय मोहन की लव लाइफ के बारे में भी पता लगाना, चाहे वह अफवाही क्यों ना हो। बस फिलहाल इतना ही। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा ऑर्डर है। वह हंसा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नौजवान, मेहनती और अपने काम में होशियार हो। जैसे ऐसे बातें पता लगती रहें, मुझे मेरे घर के फ़ोन पर सूचित करते रहना। अगर मेरे फ़ोन पर जवाब न मिले तो इमारत के वॉचमैन को नोट करा देना। दोनों फ़ोन नंबर तुम्हें पता है। गुड, फ़ौरन शुरू हो जाओ। गुड लक। अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। वह मुस्कुराते हुए नीलम की ओर पलटा। नीलम के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और आंखों में दर्जनों सवाल झांक रहे थे। अभी मुझसे कुछ नहीं पूछना, अजय बोला। इस मामले में आईबी वालों का दखल है, लिहाजा उन लोगों के मुकाबले में जल्दी और ज़्यादा जानकारी हासिल करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये सब है क्या? नीलम ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी अभी तक कुछ नहीं आया है। अजय अचानक अजय की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जेब में हाथ डालकर कागज़ का वो टुकड़ा बाहर निकाला जो मृतक मेघराज सक्सेना की मुट्ठी से बाहर निकला था। मुड़े तोड़े उस कागज़ को सीधा करके उसने बेड साइड टेबल पर फैला दिया। फिलहाल तो यही एक क्लू लगता है, वह बोला। इसे देखो और समझने की कोशिश करो। दोनों झुककर गौर से उसे देखने लगे। दोनों साइडों और नीचे की तरफ से बेतरतीब से फटे हुए पीले रंग के उस कागज़ पर 6 अंकों की एक संख्या के नीचे चौड़ी लाइनों में अधूरे लफ्ज़ों की शक्ल में एक अधूरी इबारत भी छपी हुई थी। छपी हुई इबारत के बीच में से घसीट सी लिखावट में कुछ लिखा था, लेकिन संख्या के अलावा सही ढंग से कुछ नहीं पढ़ा जा रहा था, और जो लफ्ज़ पढ़े भी जा रहे थे उनका कोई मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा था। समझ में नहीं आता कि ये टुकड़ा किस पूरे कागज़ का हिस्सा है। नीलम सिर हिलाती ही बोली, काश ये इस ढंग से फटा और बुरी तरह मोड़ा तोड़ा ना होता। वह तनिक हिचकिचाई, फिर बोली, लेकिन इस सब के बावजूद न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये कोई परिचित सी चीज़ है। अजय उसकी बातें सुन नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान कागज़ के उस टुकड़े पर केंद्रित था। सहसा उसकी आंखें चमक उठी। समझ गया, वह उत्तेजित स्वर में बोला। नीलम ने उत्सुकता पूर्वक उसे देखा। क्या? यही कि ये क्या चीज़ है? क्या है? नीलम के स्वर में आतुरता का गहन पुट था। अजय मुस्कुराया।
ऐसी एक चीज़ के लफड़े में मैं चंद महीने पहले भी पड़ चुका हूँ, और मुझे अफसोस है कि इसे पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी। कैसा लफड़ा? साफ साफ क्यों नहीं बताते? नीलम भी झल्लाकर बोली। आखिर ये चीज़ क्या है? ये 3 तरफ से फटी हुई रेलवे क्लॉक रूम में सामान जमा कराने की रसीद है, अजय ने जवाब दिया। लेकिन उस टुकड़े से ये पता नहीं चल सकता कि किसने कब और क्या सामान जमा कराया था, क्योंकि इन डिटेल्स को दर्शाने वाले इस टुकड़े के बाकी हिस्से गायब है। लेकिन मृतक मेघराज सक्सेना मरते दम तक भी क्यों इसे छाती से लगाए हुए था? इस क्यों का तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। अलबत्ता यह तय है कि इस मामले में इस टुकड़े की भारी अहमियत है। अजय ने अपने पोर्टेबल टाइपराइटर को एक तरफ उठाकर उसके नीचे बिछे रबड़ मैट के नीचे कागज़ का टुकड़ा रखकर टाइपराइटर पुनः सही ढंग से रख दिया। अब क्या करना है? नीलम ने जानना चाहा। हरीश की ओर से कोई जवाब न मिलने तक कुछ नहीं किया जा सकता। अजय ने कहा, शादी में जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो ही गया है। नहा धोकर बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में डिनर लेंगे। ठीक है, मैं ऊपर अपने फ्लैट में जाकर तैयार होती हूँ। मैं भी साथ चल रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे फ्लैट में। नीलम ने उसे घूरा। किस लिए? वहीं तैयार होऊंगा, अजय बोला। इस वक्त मुझे यहाँ बड़ी घुटन महसूस हो रही है। मैं फ़ौरन इस मॉल से अलग हो जाना चाहता हूँ और कुछ घंटों के लिए दूर ही रहना चाहता हूँ। नीलम ने संदेहपूर्वक उसे घूरा। कोई शरारती इरादा तो नहीं है? नहीं, अजय बड़ी शराफत से बोला। बिल्कुल नहीं। नीलम कई पल उसे पूर्ववत निगाहों से देखती रही। अंत में उसने सहमति सूचक सिर हिला दिया। ठीक है, अपने कपड़े निकालो और चलो। नीलम अजय सहित 5वें खंड पर पहुंची। अपने फ्लैट में दाखिल होते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई और जोर जोर से नाक से यूं सांस लेने लगी मानो कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। अचानक वह अजय की ओर पलट गई। सेंट की खुशबू है, इंटीमेट की, वह बोली। इस सारे चक्कर में उस लड़की को तो मैं भूल ही गई थी जिससे तुम उस वक्त मुलाकात कर रहे थे, जब इंस्पेक्टर तिवारी मुझे झूठी साबित करने की कोशिश कर रहा था। अजय ने हाथ में थमे अपने कपड़े, जिन्हें स्नान के पश्चात बदलने के लिए साथ लाया था, सोफे पर रखकर उसकी ओर देखा। क्या जानना चाहती हो तुम उस लड़की के बारे में? कैसी थी वह? बहुत ज़्यादा खूबसूरत? अजय के होठों पर शरारत भरी मुस्कान खेल गई। नहीं, वह नहायत ही बदसूरत थी। आंखों में कीचड़ भरा था, नाक बह रही थी और पसीना इतना बदबूदार था कि इंटीमेट में स्नान करके आई लगती होने के बावजूद पसीने की बू से पीछा वह नहीं छुड़ा पा रही थी। सहसा उसका सर अरुचिपूर्ण हो गया। जितनी देर वह यहाँ रही, मतली सी आती रही। बेकार की बातें मत करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, नीलम ने कहा। लेकिन तुम्हारी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैं भी असलियत जाने बिना तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने बता तो दिया वह कैसी थी, अजय लापरवाही से बोला। नीलम उसके पास जा पहुंची और उसकी बाँह थाम ली। उस बकवास को छोड़ो, साफ साफ बताओ वह क्या चाहती थी। क्या वह मेघराज सक्सेना के बारे में कुछ जानती थी? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? इसलिए कि इस बखेड़े में मैं भी तुम्हारे साथ फंसी हुई हूँ। अजय ने नोट किया उसके स्वर में गंभीरता का पुट था। अच्छा, तो फिर सुनो, वह बोला। वह जवान और खूबसूरत थी। गोरा रंग, औसत कद, पुष्ट सुडौल जिस्म, बड़ी बड़ी कटीली आंखें और कंधों तक कटे स्याह काले बाल। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि वह एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर किसी भी जवान आदमी की ना सिर्फ धड़कनें बढ़ सकती थी, बल्कि ईमान भी खराब हो सकता था। लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं ऐसी लड़कियों से बचकर ही रहता हूँ, इसलिए मैंने पूरे दौर में अपने पास भी उसे नहीं फटकने दिया। आई एम सीरियस अजय, नीलम उसकी बात काटकर बोली। असल बात बताओ, वह चाहती क्या थी? अजय ने कोट उतारकर अपनी टाई खोली और कमीज़ उतारकर सोफे पर डाल दी। तुम्हें सुनकर यकीन नहीं आएगा, वह बोला। वह अपने पति की हत्या कराना चाहती। नीलम बुरी तरह चौंकी। क्या? अपने पति की हत्या कराना चाहती है? हाँ, नीलम अविश्वासपूर्वक उसे देख रही थी। क्या वह पहली मुलाकात में ही तुम पर इस बुरी तरह मर मिटी थी कि अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर बैठी? किसी पर मर मिटने वाली वह नहीं है। फिर छोड़ो इस किस्से को, अजय लापरवाही से बोला। तुमने जो पूछा था मैंने बता दिया, और अपने शेविंग के सामान सहित उसकी बगल से गुजरकर बेडरूम से होता हुआ बाथरूम में जा घुसा। नीलम बेडरूम में पहुंची। कपड़े उतारकर उसने गाउन पहना और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल संवारने लगी। बाथरूम से अजय के गुनगुनाने की धीमी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया है अजय, नीलम ऊंची आवाज़ में बोली। लेकिन ये तो बताओ, अपने पति की हत्या वह कराना क्यों चाहती है? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे से अजय का स्वर उभरा। क्यों? इसलिए कि भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। इस बात का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? नीलम ने खींच कर पूछा। शादी के बाद औरतें अपने पतियों से कितनी जल्दी और किस हद तक ऊब जाती हैं, इसका पता शादी करने के बाद ही तुम्हें चलेगा। नीलम के चेहरे से खींच भरे भाव गायब हो गए। शादी के जिक्र ने उसे रोमांचित सा कर दिया था। मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है, वह बात को खींचती हुई बोली। झूठ मत बोलो। ये क्यों नहीं कहती कि जिससे शादी करना चाहती हो वह तुम्हें कतई पसंद नहीं करता? तुम्हें पता है मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? कौन है? नीलम ने उत्साहित स्वर में पूछा।
ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? इसलिए कि तुम नाराज़ हो जाओगी, और तुम्हें नाराज़ करना मैं नहीं चाहता। अगर मैं वादा करूं कि नाराज़ नहीं होंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस प्रिंस चार्मिंग का नाम ए से शुरू होकर आर पर ख़त्म होता है। नीलम का मन मयूर खुशी से नाच उठा। वह जानती थी कि इससे अजय का आशय अपने ही नाम से था। ये तो कोई बात नहीं हुई, साफ साफ बताओ। इससे ज़्यादा साफ मैं नहीं बता सकता। इतना तो बता सकते हो कि क्या तुम उस प्रिंस चार्मिंग को जानते हो अच्छी तरह? तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि वो क्यों मुझे पसंद नहीं करता। उसका कहना है कि तुम घमंडी, नकरीले और झगड़ालू किस्म की लड़की हो। ये झूठ है। तुम खामा का मुझ पर तोहमत लगा रहे हो। मैं कुछ नहीं लगा रहा। मैंने तुम्हें प्रिंस चार्मिंग का विचार बताया है। नीलम खिलखिलाकर हंस दी। अगर ऐसी बात है तो अपने उस प्रिंस चार्मिंग से कह देना कि मुझे भी कतई पसंद नहीं है। ज़रूर कह दूंगा, लेकिन साथ ही ये कहूँगा कि ये बात तुमने दिल से नहीं कही है। कह देना, नीलम बोली। अब उस लड़की के बारे में तो बताओ। तुमने विशालगढ़ से फ़ोन पर जो जानकारी हासिल करने के लिए कहा है, क्या उससे भी उस लड़की का कोई ताल्लुक है? इस बारे में बाद में बताऊंगा, अब मुझे नहाने दो। अब तक क्या कर रहे थे तुम? शेविंग। फिर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे से शावर गिरने की आवाज़ आने लगी। नीलम ने अपना मेकअप दुरुस्त करके वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल लिए। फिर वह पलट कर ड्राइंग रूम में सोफे पर रखे अजय के कपड़े उठा लाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक वह बुरी तरह चौंकी और उसके पैर जमीन से चिपक कर रह गए। बेडरूम और ड्राइंग रूम के बीच वाले दरवाजे में एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर थामे खड़ा था। नीलम आंखें फैलाए उस आदमी को देखे जा रही थी। सहसा बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे से अजय का स्वर उभरा। मैं जानता हूँ तुम बोर हो रही हो, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं बस 2-4 मिनट में ही बाहर आने वाला हूँ। गनमैन की निगाहें बाथरूम की तरफ घूम गई। उसने नीलम पर रिवॉल्वर तानते हुए सिर हिलाकर अपनी वहाँ मौजूदगी को जाहिर न करने का संकेत दे दिया। नीलम उसका आशय समझ गई। न नहीं अजय, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वह हकलाती सी बोली। तुम इत्मीनान से स्नान करो। रिवॉल्वर धारी ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिला दिया। उस चेहरे की रंगत पीली थी, होंठ पतले और नैन नक्श साधारण। वह बेल्ट वाला कोट और वस्टेड की ग्रे पैंट पहने था। उस पर सिलवटें पड़ी थीं और कहीं कहीं मैल भी नजर आ रहा था। तुम तो हमेशा जल्दबाजी मचाया करती हो। बाथरूम से अजय का संदेहपूर्ण स्वर उभरा। फिर आज अचानक इत्मीनान की बातें कैसे करने लगी? बेकार की बातें मत करो, नीलम झिड़की देने की कोशिश करती हुई बोली। तुम आराम से अच्छी तरह नहाकर निकलो। मैं ड्राइंग रूम में तुम्हारे लिए ड्रिंक तैयार करके रखूंगी। रिवॉल्वर धारी नीलम को बेडरूम से बाहर आने का संकेत करता हुआ दरवाजे के पीछे हट गया। यह ठीक था कि रिवॉल्वर धारी के अचानक इस तरह सिर पर आ खड़े होने से नीलम को बौखला दिया था, लेकिन पेशे से पत्रकार और कई साल से अजय के निकट संपर्क में रहने के कारण हौसले की कमी भी उसमें नहीं थी। वह शाम को काफ़ी हद तक सहन कर चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फ्लैट का प्रवेश द्वार लॉक न होने की वजह से रिवॉल्वरधारी चुपचाप अंदर घुसा चला आया था। प्रत्यक्षता सहमी सी नजर आई रही नीलम रिवॉल्वरधारी का आदेश पालन करने के अंदाज में बाहर निकली और फिर अचानक उस पर छलांग लगाकर रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। उसकी इस सर्वथा अप्रत्याशित हरकत से एक संक्षिप्त पल के लिए रिवॉल्वरधारी तनिक चकराया, लेकिन फिर तुरंत ही संभल कर उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ छुड़ाया और नीलम को परे ढकेल दिया। क्या कर रही हो नीलम? अजय ने बाथरूम में से पुकारा। मेरे लिए ड्रिंक बनाते बनाते खुद ही तो उसे नहीं पी गई हो? नीलम के सामने मौजूद रिवॉल्वरधारी के होंठ गुर्राटपूर्ण मुद्रा में खिंच गए थे और उसकी निगाहें मौन चेतावनी दे रही थी। इस बीच वहाँ भारी बदन के अन्य आदमी की मौजूदगी का आभास भी नीलम पा चुकी थी। वह उसी की ओर बढ़ रहा था। नीलम जबरन जोर से हंसी और ऊंची आवाज़ में बोली, मेरी पीठ मुड़ते ही जैसे तुम दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगते हो, उसी तरह समझ लो कि मैं भी अपने दोस्त को एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जल्दी बाहर नहीं आओगे। बाथरूम से अजय द्वारा कहा लगाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, लेकिन होशियार रहना, ऐसा ना हो कि रंगे हाथों पकड़ी जाओ। अब तक नीलम के पीछे अपोजिट ठिकने से अचानक एक हाथ से उसका मुंह भींचकर उसे ऊपर उठाया और कोने में एक आराम कुर्सी के पास ले गया। नीलम प्रतिरोध कर रही थी, लेकिन ठिकना जोर जोर से उसका मुंह दबाए रहा। रिवॉल्वरधारी अपनी रिवॉल्वर जेब में रखकर दूसरी जेब से एडेसिव टेप का रोल निकालकर उसे खोलता हुआ उसके पास जा पहुंचा। नीलम ने चीखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसके मुंह पर मजबूती से टेप चिपकाकर उसे कुर्सी में ढकेल दिया गया। इसके बावजूद वह बराबर प्रतिरोध कर रही थी, मगर जल्दी उन दोनों आदमियों ने उसकी बाहें कुर्सी के बाजुओं के साथ और टखने कुर्सी के 2 पायों के साथ बांध दिए। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अजय ने पुकारा, नीलम, मेरे अंडरवियर बनियान उठा दो। उन दोनों आदमियों ने फौरन एक दूसरे की ओर देखा और वे दबे पांव तेजी से बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गए। कुर्सी में बंधी पड़ी असहाय नीलम व्यवस्थापूर्वक उन्हें देखती रही। नीलम की ओर से कोई जवाब न पाकर अजय ने पुनः पुकारा, मजाक मत करो नीलम, मैं तौलिया बांधे खड़ा हूँ
और शरीफ आदमी होने की वजह से इस रूप में तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। लाओ अंडरवियर बनियान दे दो। वे दोनों आदमी दरवाजे के दोनों ओर जा खड़े हुए थे। रिवॉल्वरधारी ने पुनः अपना 38 कैलिबर का रिवॉल्वर निकाल लिया था और उसके साथ ही ठिगने के हाथ में रबर का एक छोटा सा सोटा प्रकट हो चुका था। मन ही मन अपनी व्यवस्था पर खींचती नीलम के सामने चुपचाप देखती रहने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। अजय की कदमों की आहट बेडरूम में सुनाई दी। फिर उसका गुर्राहट पूर्ण सर उभरा। यह क्या मजाक है? आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नीलम की ओर से फिर भी कोई जवाब न पाकर भारी कदमों से चलता हुआ बीच वाले दरवाजे में जा पहुंचा। रिवॉल्वरधारी ने फौरन अपनी 38 कैलिबर का रिवॉल्वर उसके नंगे पेट पर गड़ा दी। अजय हैरान सा खड़ा रह गया। अगले ही क्षण ठिगने ने सोटे का नपा तुला भार उसकी कनपटी पर कर दिया। अजय का जिस्म लहराया, उसके घुटने मुड़े और वह घुटनों के बल नीचे गिर गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ नीचे टिका दिए। दोनों आदमी पीछे हटकर उसके औंधे मुंह फर्श पर फैलने का इंतजार करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घुटनों और हाथों के बल पर खुद को संभाले अजय गर्दन लटकाए उसी स्थिति में रहा। कनपटी पर हुए आकस्मिक वार ने उसके दिमाग को बुरी तरह झंझना दिया था। उसे आंखों के समक्ष अनगिनत सितारे चमकते प्रतीत हो रहे थे। इसके बावजूद उसके होश अभी कायम थे। वह अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर उसी तरह रहने के बाद उसने धीरे धीरे उठना शुरू किया। इच्छा शक्ति के सहारे अपनी समस्त शारीरिक शक्ति को एकत्रित करते हुए उसने फर्श से उठने की कोशिश की। रिवॉल्वरधारी के चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे। वह बड़ी गौर से अजय को उठने की कोशिश करते देख रहा था। यह काफ़ी सख्त जान लगता है, अंत में वह बोला। इस पर एक बार और कर दो जय। जय यानी ठिगना आगे झुका और अजय की थोड़ी पर सोटे से वार कर दिया। इस दफ़ा अजय कुछ नहीं कर सका। वह औंधे मुंह आगे गिरा और उसी तरह पड़ा रहा। अजय पूरी तरह बेहोश नहीं था। बची कुची चेतना को लुप्त न होने देने के लिए उसे भारी मानसिक संघर्ष करना पड़ रहा था। अगर वह दृढ़ अच्छा शक्ति वाला आदमी ना होता तो उसने पहले वार में ही पूरी तरह होश गंवा बैठना था। बेडरूम के दरवाजे में कदम रखते ही कनपटी पर सोटे का वार किए जाने से पहले वह कुर्सी में बंधी बैठी असहाय नीलम को देख चुका था। फिर नीलम की हिफाजत का विचार उस पर हावी होकर रह गया था। यह नीलम की सुरक्षा प्रति उसकी अत्यधिक चिंता ही थी, जिसने उसकी चेतना पूर्णतः लुप्त नहीं होने दी थी। आंखें बंद किए निश्चल पड़ा अजय शनय शनय स्वयं को नीम बेहोशी की हालत से उबरता महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क सक्रिय होता जा रहा था। अंत में वो क्षण भी आ गया था जब उसने स्वयं को काफ़ी हद तक सही ढंग से सोचता पाया। सोटे के प्रथम प्रहार से पहले दोनों आदमियों को वह बस एक निगाह देख पाया था, लेकिन उतने से ही वह समझ गया था कि वे दोनों अपरिचित बदमाश थे और ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि वे स्थानीय नहीं थे। वे पेशेवर और अपने काम में तजुर्बेकार लगे थे। इन दोनों बातों ने मिलकर अजय को मेघराज सक्सेना की याद दिला दी थी। हालांकि अपने विचारों को व्यवस्थित वह नहीं कर पाया था, फिर भी लगभग यकीनी तौर पर कह सकता था कि उन दोनों आदमियों के आगमन का मेघराज सक्सेना से कोई रिश्ता ज़रूर था। सहसा अजय ने स्वयं को बुरी तरह झंझोड़ा जाता महसूस किया, लेकिन वह अपने जिस्म को ढीला छोड़े उसी तरह औंधा पड़ा रहा। उसे अपना जबड़ा टूट गया महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि असल में ऐसा नहीं था। जबड़े में तेज़ दर्द की वजह से उसे ऐसा लग रहा था। उसे अपना सर भी दर्द से फटा जा रहा महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी भी खास फिक्र उसे नहीं थी। अपने सर की मजबूती पर बड़ा पूरा भरोसा उसे था। उसका सर इससे भी तगड़े प्रहार बहुत बार झेल चुका था। 5-7 बार झंझोड़ने के बाद उसे उसी तरह औंधा पड़ा छोड़कर वे पीछे हट गए। चुपचाप पड़े अजय को उनकी आवाज़ें और फर्नीचर खिसकाने की आहटें सुनाई देती रहीं। जाहिर था उन लोगों को किसी चीज़ की तलाश थी। किस चीज़ की? मौजूदा हालात में इसका एक ही संभावित जवाब था। वो चीज़ कागज़ का वही टुकड़ा हो सकती थी जो उसने मृतक मेघराज सक्सेना की मुट्ठी से निकाला था। अपने इस विचार से तो अजय काफ़ी हद तक संतुष्ट था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कागज़ के उस टुकड़े को वे लोग फ्लैट में तलाश करने की बजाय यहाँ क्यों खोज रहे थे। फिलहाल इस बात का जवाब ना तो उसके पास था और ना ही मिलने की उम्मीद थी। इसलिए इस बारे में दिमाग खपाने के बजाय उसने सोचा कि वो कागज़ उन लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। इसका सीधा सा जवाब था कि उस सूरत में वे जबरन उसका मुंह खुलवाएंगे। अजय को चुपचाप पड़ा रहकर बेहोशी का नाटक करते हुए इंतज़ार करते रहने में ही समझदारी दिखाई दी। इसका बड़ा फ़ायदा ये भी था कि इस तरह अपनी शारीरिक शक्ति को वह पुनः संचित कर सकता था। वह उसी तरह निश्चल पड़ा प्रतीक्षा करता रहा। काफ़ी देर बाद एक आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट और बारीक स्वर उसके कानों में पड़ा। यहाँ तलाशी के चक्कर में और ज़्यादा वक्त ज़ाया करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने इस पर कितना तगड़ा वार किया था जय? अजय ने जूते की नोक से अपनी पसलियों को ठोका लगाया जाता महसूस किया। मेरा ख्याल है दूसरा वार ज़्यादा तगड़ा साबित हुआ है, एक भारी स्वर में कहा गया।
वैसे इसके बारे में यहाँ कहा जाता है कि आमने सामने मुकाबला करने की अपेक्षा इससे इसी ढंग से निपटना ज़्यादा आसान है। इस वक्त तो इसकी हालत हालत किसी मुर्दे जैसी है। जूते की नोक का जो दवा वजह की पसलियों पर पड़ रहा था, उसे एक पल के लिए उसने हट गया महसूस किया। फिर फौरन ही एक भारी ठोकर पड़ी। पीड़ा की एक तेज़ लहर अजय के समस्त शरीर से होकर गुजर गई, लेकिन अजय ने अपने जिस्म में कोई हरकत नहीं होने दी, जिससे ज़रा भी आभास हो कि उसे ठोकर का दर्द महसूस हुआ था। इसे होश में लाकर हमें इसका मुंह खुलवाना पड़ेगा, बारीक आवाज़ में कहा गया। अखबार में छपा है कि सक्सेना जब अजय के फ्लैट में पहुंचा तो वह जिंदा था। हाँ, भारी आवाज़ में चटकारा सा लेने के बाद कहा गया। और अखबार के मुताबिक पुलिस इसके अलावा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि सक्सेना की हत्या अजय या इसकी सहेली ने की हो सकती है ना मज़ेदार बात रघु? पुलिस को यही सोचने दो, लेकिन अगर सक्सेना वाकई जिंदा ही अजय के पास पहुंच गया था और उसने अजय को सब कुछ बता दिया था, तब भी इस बात का कोई जिक्र अखबार में नहीं है कि पुलिस को मेघराज के पास कागज़ का कोई टुकड़ा मिला था। इसका सीधा सा मतलब है कि अजय ने पुलिस को बुलाने से पहले ही कागज़ का वो टुकड़ा कहीं छुपा दिया था, और यह अजय ने सिर्फ उसी सूरत में करना था जबकि उसे इस बात की जानकारी रही हो कि सक्सेना उस कागज़ को क्यों लिए फिर रहा था। अब उसका मस्तिष्क पूर्णतः सक्रिय हो गया और वह गौर से सुनने लगा, इस उम्मीद में कि मेघराज सक्सेना की मौत के रहस्य के बारे में शायद कोई और क्लू हाथ लग जाए। लेकिन भारी आवाज़ वाले यानी जय ने वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है रघु? उसने पूछा। उसके उत्सुक स्वर में वासना का पुट था। लड़की का मुंह खुलवाने में असली मज़ा आएगा। इसने गाउन के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ है। लड़की को हाथ भी मत लगाना, रघु गुर्राया। ये जिस तरह मुंह बंद किए बैठी है उसी हालत में ठीक है। क्यों, क्या खराबी है इसमें? जवान है, खूबसूरत है और जिस्मी खिंचाताना है। तुम पर हमेशा सेक्स का भूत सवार रहता है, रघु बोला। लेकिन तुम नहीं जानते कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं। अगर हमने इसके मुंह से टेप हटा दिया तो ये गला फाड़कर चीखना शुरू कर देगी। ठीक कहते हो, जय ने निराश स्वर में कहा। फिर कुछ इस ढंग से बोला मानो आखिरी कोशिश करना चाहता था। लेकिन इस लड़की से खींचतान में मज़ा बहुत आएगा। हम मज़े करने यहाँ तक नहीं आए हैं। आओ इस गधे को होश में लाते हैं ताकि इसका मुँह खुलवाया जा सके। ये समझदार आदमी है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये जानता है अगर ऐसा कुछ किया तो हम इसकी बंधी बैठी छोकरी की इज्जत उतारना शुरू कर देंगे। आइडिया सचमुच जोरदार है, जय बड़े ही जोश के साथ बोला। इसे होश में लाते हैं, फिर जब यह हमें अपनी छोकरी के साथ ज़बरदस्ती करते देखेगा तो खुद ही अपना रिकॉर्ड चालू कर देगा। उन दोनों ने औंधे पड़े अजय को पीठ के बल उलट दिया। अजय आंखें बंद किए बेहोशी का अभिनय करता रहा। उसने शराब और लहसुन की मिली-जुली गंध अपने नथनों में प्रवेश करती अनुभव की। फिर अपने चेहरे के बाद जय की संदिग्ध स्वर में बड़बड़ाहट सुनाई दी। इसकी छुट्टी तो नहीं हो गई रघु? वार करते वक्त कभी कभी अपनी ताकत का खुद मुझे ही पता नहीं चलता है। भगो मत, रघु तीव्र स्वर में बोला। अभी इसकी सांस चल रही है। फिर वे दोनों अलग हटकर दबी जबान में बातें करने लगे। अजय उनके अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उनकी बातों से साबित हो चुका था कि नीलम से पूछताछ करने का रिस्क वे नहीं ले सकते थे। इसका मतलब था जब तक वे उसे बेहोश समझ रहे थे तब तक संभवतः नीलम से कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं करनी थी। लेकिन एक बार उसकी आंखें खुलवाती उन्होंने दरिंदगी पर उतर आना था। अजय को अपनी बगल में हल्की सी आहट सुनाई दी। फिर सर्वथा अप्रत्याशित रूप से ठंडा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया गया। वो मारा, रघु विजयी स्वर में बोला। मैंने इस पर पानी का असर होते देखा है। ये जानबूझकर नाटक कर रहा है। अब मैं इसका नाटक ख़त्म करा दूंगा। अजय ने माचिस की तीली जलाए जाने की आवाज़ सुनी। फिर अपनी बाईं पलक के बाद तपिश महसूस की। तपिश असहनीय रूप से नज़दीक थी। उसे अपनी भवें झुलसती सी प्रतीत हुई। उसने जोर से अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलकर उठ बैठा। रघु ने पीछे हटकर अपना 38 कैलिबर का रिवॉल्वर निकाल लिया था। उसकी आंखों में निर्दयतापूर्ण चमक थी। वह साफ पेशेवर हत्यारा नजर आ रहा था। उसने सर्द निगाहों से अजय को घूरा। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वह रिवॉल्वर हिलाता हुआ बोला। लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो इस्तेमाल करने का अफसोस भी मुझे नहीं होगा। अजय ने उसे नज़रअंदाज करके गर्दन घुमाकर नीलम की ओर देखा। नीलम स्वयं को बंधन मुक्त करने के लिए संघर्ष बंद कर चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में उत्साहपूर्ण चमक थी। ड्रेसिंग गाउन अस्त व्यस्त हो जाने के कारण दूधिया पृष्ठ वक्षों का कुछ भाग और घुटनों से ऊपर तक गोरी सुडौल टांगें नजर आ रही थीं। वह चिंतित तो थी लेकिन भयभीत बिल्कुल नहीं लग रही थी। अजय ने उसकी ओर से निगाहें घुमा ली। उसकी बगल में खड़े जय के हिंसक चेहरे पर कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट थी। हाथ में पकड़े रबर के सोटे को वह यूं हिला रहा था मानो इस तरह अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहना चाहता था। रघु भी पास ही खड़ा था। उसके हाथ में थमी 38 बोर की रिवॉल्वर सीधी अजय की ओर तनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अजय बोला, इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में, बोलो क्या चाहते हो। रघु के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैं तो समझा था तुम्हारा सर जय के सोटे का निशाना बनने के अलावा और काम नहीं कर सकता, लेकिन अब देख रहा हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज़ भी है।
और उसे इस्तेमाल भी तुम कर सकते हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया शुक्रिया। मतलब की बात करो, क्या चाहते हो? हमें वही चीज़ चाहिए जो आज शाम मेघराज सक्सेना ने तुम्हें दी थी। अजय ने अपने दर्द करते सर को धीरे से हिलाया और हौले से अपने जबड़े को छुआ जहाँ घूमर सा उभर आया था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, वह कराहता सा बोला, और मेरा दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा। क्या तुम मुझे एक ड्रिंक दे सकते हो? विस्की की बोतल किचन में फ्रिज में रखी है, तुम लोग भी अपने लिए ड्रिंक बना लो। किचन से विस्की की बोतल और एक गिलास ले आओ जय, रघु ने कहा। जय ने किसी मूर्ख की भांति पलकें झपकाई। एक गिलास? हाँ, सिर्फ अजय को ही ड्रिंक देना है, तुम्हें एक बूंद भी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि अजय के बारे में सुना है कि यह बेहद चालाक है, रघु कड़े स्वर में बोला। और हम और कोई गलती करना नहीं चाहते। जय मेमन से किचन में चला गया। रघु अजय के सामने कुर्सी पर बैठ गया। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने सावधानीपूर्वक अपने घुटने पर रख लिया। उसकी निगाहें बराबर अजय पर जमी थी और रिवॉल्वर का रुख भी सीधा उसकी ओर था। जय विस्की की करीब 3/4 भरी बोतल और एक खाली गिलास लिए वापस लौटा। रघु के संकेत पर उसने एक तगड़ा पैक गिलास में डालकर बोतल सेंटर टेबल पर रख दी और गिलास अजय को थमा दिया। अजय ने एक ही बार में खाली गिलास करके उसे वापस लौटा दिया। नीट विस्की अजय के हलक से लेकर पेट तक को जलाती चली गई। रोकने की कोशिश के बावजूद उसे खांसी आ गई थी। अजय ने अपने घुटने मोड़ लिए और घुटनों और पंजों के बल व तनिक आगे की ओर झुककर बैठ गया। मेहरबानी करके अब एक सिगरेट भी पिला दो। हम लोग बुरे आदमी नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि तुम भी कोई चालाकी करके खुद को खामखा मुसीबत में डालने की कोशिश करो, रघु बोला। जय, एक सिगरेट जलाकर इसे दे दो। जय ने सिगरेट सुलगाकर दे दिया। अजय सिगरेट का गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं उगलने के बाद बोला, तुम लोगों को पहले तो कभी विराटनगर में मैंने नहीं देखा। ठीक कह रहे हो। क्या तुम यकीनी तौर पर कह सकते हो कि जबरन यहाँ आकर और इस तरह ज़बरदस्ती करके कोई गलती तुम नहीं कर रहे हो? अजय ने पूछा। हम कोई गलती नहीं कर रहे रिपोर्टर साहब, लेकिन अगर तुमने आज शाम सक्सेना द्वारा दी गई चीज़ हमें नहीं सौंपी तो तुम बड़ी भारी गलती करोगे। अजय ने असमंजसता पूर्वक सर हिलाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या रहे हो। सब कुछ समझते हुए भी तुम खुद को अनजान जाहिर कर रहे हो और मुझे तुम्हारी अकल पर तरस आ रहा है। क्या बकते हो? सक्सेना ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब मेरे फ्लैट पहुंचा तो मर चुका था। तुम्हारी इस दूसरी बात पर तुमसे बहस हम नहीं करेंगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो जाहिर है कि पुलिस के पहुंचने से पहले वो चीज़ मेघराज की लाश से तुमने हत्या ली थी। अजय ने पुनः सर हिलाकर इनकार कर दिया। तुम लोग खामखा मुझसे सर मार रहे हो, वह बात को घुमाने की कोशिश करता हुआ बोला। मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम इस फ्लैट में कैसे आ पहुँचे, जबकि सक्सेना यहाँ ना आकर नीचे मेरे फ्लैट में आया था और उसने आते ही दम तोड़ दिया था। अखबार में छपी खबर के मुताबिक तुम्हारी कोलीग और सहेली नीलम कपूर, जो सक्सेना की मौत के वक्त भी तुम्हारे फ्लैट में मौजूद थी, इस फ्लैट में रहती है। जब हम दूसरे फ्लैट को ताला लगा पाया तो हम समझ गए कि तुम यहीं होगे, क्योंकि पुलिस द्वारा तुम्हें गिरफ्तार किए जाने की खबर अखबार में नहीं छपी है। तुम्हारी बातों से लगता है तुमने अखबार बड़े ध्यान से पढ़ा है, फिर भी शायद तुम पढ़ना भूल गए कि मेरे फ्लैट में मेरे पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच गई थी। हमें झांसा देने की कोशिश मत करो, रघु कड़े स्वर में बोला। पुलिस को सक्सेना के पर्स से सिर्फ 321 रुपये मिले थे, जबकि हम जानते हैं उसके पास करीब 2,500 रुपये थे। जाहिर है जिसने वो बाकी रकम निकाली थी उसी ने कोई और चीज़ भी निकाल ली थी, लेकिन रकम से कोई मतलब हमें नहीं है, हमें सिर्फ वो चीज़ ही चाहिए। तौलिया लपेटे फर्श पर आगे की ओर झुका बैठा अजय प्रकट में पूर्णतः असहाय नजर आ रहा था, लेकिन नीट विक्सी के तेजी से हुए प्रभाव के कारण स्वयं को काफ़ी हद तक स्वस्थ अनुभव करने लगा था और मन ही मन में अचानक पैदा हो गई इस स्थिति से यथासंभव फ़ायदा उठाते हुए इससे छुटकारा पाने की तरकीब सोचने में व्यस्त था। उसकी निगाहें रघु पर जमी थी और वह यकीनी तौर पर कह सकता था कि रघु उसकी ओर से ज़रा भी गाफिल नहीं था। कौन सी चीज़? उसने पूछा। मेघराज सक्सेना के पास आखिरी ऐसी क्या चीज़ थी जिसे पाने के लिए तुम लोग इस बुरी तरह मरे जा रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो, जय ताव खाकर बोला, कि हमें उसके हिस्से का शड़प। रघु उसकी बात काटकर गुर्राता हुआ बोला, अगर वो अजय के पास है तो ये जानता है कि हमें किस चीज़ की तलाश है, और अगर वो चीज़ इसके पास नहीं है तो उसके बारे में से बताना ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानो, अजय बोला। इस मामले में पुलिस की मदद लो। उन्हीं लोगों ने मेघराज की तलाशी ली थी और उसकी चीज़ें उन्हीं के पास हैं, लेकिन अखबार में पुलिस को उस चीज़ के मिलने के बारे में कुछ नहीं छपा है जिसकी हमें तलाश है। अजय हंसा। अखबार में छपी खबरों में कितनी सच्चाई होती है ये तो हम अखबार वाले ही जानते हैं। रघु ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। क्या मतलब? अखबारों में उतना ही छपता है जितना कि छपवाया जाता है, ख़ास तौर पर पुलिस केसेस के बारे में। मसलन तुम कहते हो कि सक्सेना के पास करीब 2,500 रुपये थे, जबकि अखबार के मुताबिक उसके पास सिर्फ 321 रुपये पुलिस को मिले थे। अब अगर तुम्हारी बात सही है तो जाहिर है कि तलाशी लेने वाले पुलिसमैन ने हाथ की सफाई दिखा दी थी।
हो सकता है ऐसा ही हुआ, जय बीच में अपनी टांग अड़ाता हुआ बोला। लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चलना था कि वो चीज़। बको मत, रघु पुनः गुर्रा कर बोला। हम यहाँ बहस करने नहीं आए। फिर उसने अजय से कहा, हो सकता है तुम पुलिस से पहले सक्सेना से नहीं मिले थे, और हो सकता है इस बात की जानकारी भी तुम्हें नहीं है कि हमें किस चीज़ की तलाश है। वह पूर्व रिवॉल्वर ताने धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। लेकिन यकीनी तौर पर जाने बिना यहाँ से जाने वाले हम नहीं हैं। उसने अपने साथी को संबोधित किया, तुम अजय के पीछे खड़े हो जाओ। अगर ये कोई हरकत करता है या चीखता है तो इसकी खोपड़ी पर सोटा जमा देना, लेकिन हाथ ज़रा हल्का रखना। मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा भी ये बेहोश हो जाए। मैं चाहता हूँ इसकी खुली आंखें आंखें खुली रहें ताकि ये अपने सामने होने वाला नज़ारा देख सके। जय बड़े ही कुत्से भाव से मुस्कुराया, टांगे चौड़ी कर अजय के पीछे सतर्कतापूर्वक खड़ा हो गया। रघु सीधे हुए कदमों से चलकर नीलम की कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ। अजय ने भी धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसे देखने लगा। नीलम आंखें फैलाए अपलक अजय को देख रही थी। वह मौन निवेदन करती प्रतीत होती थी कि उसकी फिक्र करने के चक्कर में अजय कोई खतरा मोल न ले। लड़की वाकई ज़ोरदार है, रघु उसका गाल थपथपा कर बोला और अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार के उसके गाउन के ऊपरी हिस्से को हाथ से थोड़ा और फैला दिया। नीलम के दोनों वक्ष लगभग पूरी तरह बाहर आ गए। एक मामूली अखबारची ने इतना बढ़िया माल अपने अकेले के लिए रख छोड़ा। रघु ने धीमे मगर खौफनाक स्वर में कहना जारी रखा, इसे हम जैसे अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर क्यों नहीं खाता बेवकूफ़। लगता है अब तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। मैं और जय तो ऐसी चीज़ के लिए तरसते रहते हैं। इतना शानदार माल रोज़ रोज़ हमें नसीब नहीं होता। असहाय बैठी नीलम अपमान के इस कड़वे घूंट को पीती रही। आगे की ओर झुके निश्चल बैठे अजय के दिमाग में गुस्से की भयानक लहरें रह रहकर गुजरने लगी। उसके चेहरे की मांसपेशियां पत्थर की तरह सख्त हो गई थीं। माथे पर पसीना फूट निकला था। उसका रोम रोम गुस्से से कांप रहा था और आंखों से चिंगारियां से निकल रही थीं। अपने पीछे खड़े जय की तेज हो चली सांसों का स्पष्ट आवाज़ वह पा रहा था। ऐसा लगता था मानो सामने मौजूद नज़ारे ने उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। नीलम पूर्वता अपलक अजय को देखे जा रही थी। मुंह क्रुदन करती उसकी आंखों में अभी भी ऐसे भाव थे मानो वह कहना चाहती थी कि वे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, इसलिए उसकी खातिर अजय खुद को खतरे में ना डाले। अजय का ध्यान रखना जय, रघु तीव्र स्वर में बोला। यह और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर अजय से पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्या ख्याल है, तुम अपनी ज़बान खोलते हो या मैं लड़की की गाउन बेल्ट खोल दूँ? सोच लो, गाउन की बेल्ट खुलते ही जो खास चीज़ नज़र आएगी उसे देखते ही जय बेकाबू हो जाएगा। और इस मामले में यह वो पूरा वहशी है। रंडियाँ तक इससे न सिर्फ तौबा कर लेती है बल्कि जान छुड़ाने के लिए दुगने पैसे भी लौटाती हैं और दोबारा इसे अंदर नहीं घुसने देती। मैं समझता हूँ तुम्हारी सहेली तो। अजय और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। अंजाम की परवाह किए बगैर वह उसी मुद्रा में तेजी से घूमा और अपने पीछे खड़े जय को, जिसका समूचा ध्यान दीनप पर केंद्रित था और जो नीलम के खूबसूरत जिस्म को पाने के ख्यालों में खोया हुआ था, संभलने का मौका दिए बगैर उसके पेट में पूरी ताकत से सर दे मारा। जय उलटकर पीछे जा गिरा और उसके हाथ से सोटा छूट गया। अजय फौरन उठा और रघु की ओर झपटा। रघु नीलम की कुर्सी से पीछे हट गया। रिवॉल्वर को पूर्वता ताने वह हाफता सा बोला, ऐसा मत करो बेवकूफ़, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अजय के होठ गुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खिंच गए और आंखों में खून उतर आया था। वह खौफनाक दरिंदा सा नजर आ रहा था। उस पर मानो पागलपन सवार था। रघु की चेतावनी से बेपरवाह वह आगे बढ़ा। तुम्हें मुझको शूट करना ही पड़ेगा रघु, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वह बहुत ही धीरे धीरे रघु के रिवॉल्वर पर निगाहें जमाए आगे बढ़ता रहा। रघु और पीछे हट गया। रुक जाओ, वह हफ्ता सा बोला, आगे मत आओ। लेकिन अजय ने उसी तरह आगे बढ़ना जारी रखा। उसने किसी वैशी की भांति कहका लगाया, तुम्हें ट्रैकर खींचना ही पड़ेगा रघु, मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर कर दूंगा। फिर फायर की आवाज़ सुनकर पुलिस यहाँ पहुँचेगी और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। रघु एक कदम और पीछे हट गया। तब तक अजय सेंटर टेबल के पास पहुँच चुका था। अचानक उसे रघु को नर्वस भाव से पीछे देखते पाया। साथ ही वह अपने पीछे आहट का आवाज़ पा गया। मेज पर रखी विस्की की बोतल उठाकर वह तुरंत पीछे घूम गया। जय उठकर खड़ा हो चुका था और उसकी ओर ही बढ़ रहा था। अजय ने पूरी ताकत से बोतल उसके सिर पर खींच मारी। जय झुकाई देकर खुद को बचा गया। हवा में तैरती हुई बोतल खिड़की से टकराई और कांच के पल्ले को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। अजय के हाथ से बोतल छूटते ही रघु ने उस पर छलांग लगा दी और अपनी भारी रिवॉल्वर से उसके सर पर प्रहार कर दिया। अजय उसके प्रहार से तो एक और उछलकर खुद को बचा गया, लेकिन इस बीच जय उसके पास आ पहुंचा था। उसे अपना सोटा घुमाकर वार किया। सोटा अजय के दाएं कान पर पड़ा। उसके कान की लब फट गई और खून टपकने लगा। कान पर हुए वार ने कुछ एक पल के लिए उसका दिमाग भी सुन्न कर दिया था। वह बुरी तरह लड़खड़ाया और संभलने की कोशिश करने के बावजूद घुटनों के बल नीचे आ गिरा। तभी रघु ने उसके चेहरे पर ठोकर जमा दी। वह पीठ के बल फर्श पर लुढ़क गया, लेकिन उसके होश कायम थे। वह धीरे धीरे उठ बैठा और होठों पर जीभ फिराकर हाफने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम लोग बेकार अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो।
इससे कई गुना ज़्यादा मार मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। रघु ने गहरी सांस ली। ओके, वह बोला, इसे मार खाते रहना पसंद है जय। तुम इसकी ख्वाहिश पूरी करते रहो, लेकिन हाथ हल्का ही रखना। यह चाहता है कि हम मार मार कर इसे बेहोश कर दें, ताकि जब हम इसकी सहेली को रेप करें तो वो नज़ारा इसे अपनी आंखों से न देखना पड़े। लेकिन हम इसकी आंखों के सामने इस लड़की को रेप करेंगे। तुम इसकी खोपड़ी पर वार करो, मगर ध्यान रहे कि ये बेहोश न होने पाए। जय ने सोटे का हल्का सा वार किया। अजय बैठा नहीं रह सका। वो औंधे मुंह फर्श पर फैल गया। उसकी सांसें अव्यवस्थित थीं और पीड़ा से होठ काट रहा था। चंद क्षण उसी तरह पड़ा रहने के बाद उसने उठना शुरू कर दिया। तभी फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में भागते कदमों की आहट सुनाई दी। फिर प्रवेश द्वार पर जोरदार हाथ पड़ा और डोर नॉब को खड़खड़ाया गया। और फिर एक अधिकारपूर्ण ठोस स्वर उभरा, दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। लगता है पुलिस आ गई, लेकिन कैसे? रघु ने कहा। पल भर में वह असमंजस में पड़ा रहा। फिर व्याकुलतापूर्वक बोला, आओ जय, फायर एस्केप के रास्ते निकल चलो। वे दोनों आनन फानन में दौड़कर किचन में पहुंचे, फिर फायर एस्केप की सीढ़ियां उतरते चले गए। प्रवेश द्वार पर बराबर जोर जोर से दस्तक दी जा रही थी। अजय बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, लड़खड़ाता सा चलकर प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दीवार के साथ पीठ लगाकर हाँफने लगा। दो बावर्दी पुलिसमैन इमारत के वॉचमैन सहित भीतर दाखिल हुए। उनमें से एक एसआई था और दूसरा कांस्टेबल। वे दोनों ही रविशंकर के माता और अजय के परिचित थे। अजय किचन की ओर इशारा करके फंसी सी आवाज़ में बोला, वे अभी उधर से भागे हैं। दोनों पुलिस वाले किचन में पहुंचे और फिर तेज़ी से फायर एस्केप की सीढ़ियों पर नीचे दौड़ गए। वॉचमैन हैरानी से मुंह बाए बार बार अजय और कुर्सी में बैठी नीलम को देख रहा था। अजय ने गहरी सांस ली। तुम लोग कैसे आ पहुँचे रामलाल? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। बस इत्तेफाक ही समझिए अजय बाबू, अंधेड़ वॉचमैन ने शिष्ट स्वर में कहा। वे दोनों पुलिस वाले आपके फ्लैट में हुए हादसे के बारे में इमारत में रहने वाले दूसरे लोगों से पूछताछ करके बाहर निकल रहे थे कि शराब की एक बोतल ठीक उनके पास जाकर गिरी। उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ की खिड़की के पल्ले का कांच टूटा दिखाई दे गया। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा तो मैंने बता दिया कि वो खिड़की नीलम मेम साहब के फ्लैट की है और उसका कांच अभी टूटा है। बस वे समझ गए कि बोतल यहीं से फेंकी गई थी और मुझे साथ लेकर ऊपर दौड़े चले आए। फिर तनिक हिचकिचाते हुए पूछा, आप दोनों की यह हालत कैसी हुई? कौन थे वे लोग? सही वक्त पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल। अजय ने उसके सवालों को गोल करते हुए पूछा। क्या दो बदमाश नज़र आने वाले आदमियों ने तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछा था? जी नहीं, मैं बराबर अपने केबिन में मौजूद रहा हूँ। पुलिस के अलावा किसी अजनबी को मैंने इमारत में दाखिल होते नहीं देखा। वे लोग पिछले दरवाजे से चुपचाप सीढ़ियों द्वारा आ गए होंगे। ऐसा ही लगता है। अजय दीवार से हटकर नीलम के पास पहुंचा। पहले उसका गाउन ठीक किया, फिर उसके सामने बैठकर सावधानीपूर्वक मुंह से टेप छुड़ाया और फिर रामलाल की सहायता से उसे बंधन मुक्त कर दिया। नीलम ने हंसने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सकी। टेप उखाड़ी जाने की वजह से उसके होठ तनिक सूज गए थे और उनमें दुखन भी थी। ओ अजय, वह अधीन स्वर में बोली, मुझे लग रहा था कि बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मर जाऊंगी। मेरे जिंदा रहते तुम नहीं मर सकती थी, अजय कराहता सा बोला। फिर रामलाल की ओर देखा। वक्त पर आ पहुंचने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मेरे विचार से अब तुम्हें केबिन में लौट जाना चाहिए। रामलाल जल्दी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही नीलम ने अजय को खींचकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्यार से सहलाने लगी। घुटनों के बल फर्श पर बैठे अजय की बाहें समीप और नीलम की पीठ के इर्द गिर्द कस गई। फ्लैट में खामोशी छा गई। बोलना चाहकर भी वे कुछ नहीं बोल सके। मानो उस खामोशी में उन्हें बेहद सुकून मिल रहा था। दोनों देर तक उसी अवस्था में बैठे रहे। अंत में अजय ने उसकी पीठ से अपनी बाहें अलग करके अपना सिर ऊपर उठाया। मेरे कान से बहते खून से तुम्हारा गाउन खराब हो रहा है नीलम, वह बोला। नीलम ने उसके खस्ता हाल चेहरे को अपने नर्म हाथों में थाम लिया। कई पल असीमित स्नेहपूर्वक उसे निहारती रही, फिर अचानक नीचे झुकी और ओ अजय कहकर उसे बेतहाशा चूमने लगी। अजय ने प्रतिरोध किया, दर्द और दुखन की दुहाई दी, लेकिन नीलम ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि खुद ही थककर हाँफने नहीं लगी। अजय धीरे से उठा और एक कुर्सी पर पसर गया। उसका सर फटा जा रहा था। कनपटी और जबड़े पर घूमड़ उभर आए थे। कान से अभी तक खून रिस रहा था और शरीर का अणु अणु दर्द करता महसूस हो रहा था। तुम्हारे ऊपर सचमुच बहुत बुरी गुजरी है, नीलम ने फंसी सी आवाज़ में कहा, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर अचानक उसके होठ कांपे और भावावेश में आंखें भर आईं। डोंट बी सिली, अजय प्यार से झटकी देकर बोला। तुम भी एक प्रेस रिपोर्टर हो। उस नज़रिए से सोचो तो पता चलेगा कि हमें बड़ी अहम जानकारी हासिल हो गई है। उन लोगों के आने से पहले तक हम सोच रहे थे कि कागज़ के उस टुकड़े का क्या सचमुच कोई महत्व है
लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि कागज़ का वो टुकड़ा यानी रेलवे क्लॉक रूम रसीद का वो फटा हुआ हिस्सा वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है। नीलम के हाथ के पृष्ठभाग से अपनी आंखें पहुंची। क्या इस जानकारी को किसी आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता था? अजय का चेहरा कठोर हो गया। तुम तो जानती हो आसान तरीके भी मेरे लिए मुश्किल ही बन जाते हैं। वह कटुता से भरे स्वर में बोला। मारपीट मेरे लिए नई बात नहीं है। दर्जनों मर्तबा मेरी तगड़ी धुनाई की जा चुकी है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि धुनाई करने वालों को उसकी कीमत ना चुकानी पड़ी हो। तुम समझती हो वे दोनों बच जाएंगे? नहीं, उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ब्याज समेत चुकानी पड़ेगी। जानती हूँ, नीलम ने कहा, लेकिन यह झमेला अब तक के सभी झमेलों से बिल्कुल अलग, पेचीदा और बेहद खतरनाक है। कैसे? इसमें तुम पुलिस और खौफनाक बदमाशों के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे सरकारी संगठन से भी मुकाबला ले रहे हो। अगर आईबी वाले सक्सेना के पीछे पड़े हुए थे तो तुम नहीं समझते कि इसकी वजह वही कागज़ का टुकड़ा है? और कम से कम इस दफ़ा तुम्हें अपनी खुराफाती आदत छोड़कर उन सब के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि अपना बढ़ा हुआ कदम पीछे हटा लूँ? अजय ने पूछा। और जो कुछ हम दोनों के साथ हुआ उसे भुला दूँ? नीलम ने देखा उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। वह तनिक हिचकिचाई, फिर ठोस स्वर में बोली, नहीं। अजय मुस्कुराया। शाबाश, अब तुम यहाँ से उठो और होठों से टेप के निशान छुड़ाकर अपनी सूरत ठीक करो। मैं बाथरूम जाकर पहले एस्प्रिन की कम से कम 3 गोलियाँ निकलूँगा, फिर सोचूंगा कि अपने इस चौकटे का हुलिया सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रकाश भारती के नॉवेल काली डायरी के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।